तो हम लोग रेखीय आवर्धन पढ़ रहे थे गोलीय दर्पण के लिए। कितना फार्मूला आया था, m = I/O। यही तो, इमेज की लंबाई बटे ऑब्जेक्ट की लंबाई। अच्छा, ये बराबर हम लोग प्रूफ कर लेते हैं -b/u। तो b और u के टर्म में ये प्राप्त कर लेते, और इसके बाद आप लोग f एंड u के टर्म में प्राप्त किए थे एक, और दूसरा f एंड v। तो 1 2 3 फार्मूला आप रेखीय आवर्धन का प्राप्त कर लेते। बात समझ आ रही? एक होता है बेटा अक्षीय आवर्धन। बात समझ आ रही है? वो आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बहुत ही आसान है। बस थोड़ा सा ही हम लोग को जानना है। क्लियर? तो उसको समझ लेते हैं। हाँ, लेकिन आप लोग बना लेना ऐसे कि आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। OS आउट ऑफ सिलेबस है। हेडिंग क्या बनाओगे? एक्सियल मैग्निफिकेशन। एक्सियल मैग्निफिकेशन। इसको बोलते हैं बेटा अक्षीय आवर्धन। इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेखीय आवर्धन पढ़ रहे हो, अक्षीय आवर्धन पढ़ रहे हो, आगे हम लोग चलेंगे तो कोणीय आवर्धन भी पढ़ेंगे। परेशान मत हो, ठीक है? कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा, ठीक है? वस्तु की लंबाई बटे प्रतिबिंब की लंबाई। क्लियर? तो अक्षीय आवर्धन क्या होता है बेटा? रेखीय आवर्धन में आप देखें कि हम लोग वस्तु को क्या करते थे, वस्तु को मुख्य अक्ष के लंबवत रखते थे। क्या रखते थे? वस्तु को मुख्य अक्ष के लंबवत रखते थे। तो प्रतिबिंब भी कैसा बनता था? मुख्य अक्ष के लंबवत। क्लियर? तो इसको हम लोग रेखीय आवर्धन बोलते हैं, ठीक है? और जब हम वस्तु को क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के अनुदिश ही रख देंगे। किसके बेटा? मुख्य अक्ष के अनुदिश, यानी कुछ इस तरीके से मुख्य अक्ष पर ही। तो प्रतिबिंब भी कैसे बनेगा? मुख्य अक्ष के अनुदिश, यानी अनुदैर्ध्य। बात समझ आ रही है? उसकी लंबाई की दिशा में। तो इसको अनुदैर्ध्य आवर्धन भी बोलते हैं, अक्षीय आवर्धन या फिर अनुदैर्ध्य आवर्धन। ये आप पहले से जानते हो शब्द का मतलब है, ठीक है? तो इसको कुल मिला के समझिए, जब वस्तु कैसा होगा, दर्पण के मुख्य अक्ष के अनुगत रखा होगा, तो प्रतिबिंब भी कैसा बनेगा? मुख्य अक्ष के अनुगत बनेगा। इसको ठीक से फिगर से आप समझिए, तब हम वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई और बटे वस्तु की लंबाई अगर करेंगे तो हमको कौन सा आवर्धन मिलेगा? अक्षीय आवर्धन। देखिए कैसे, ये सपोज करिएगा बेटा, क्या है? अवतल दर्पण। क्या है बेटा? ये उभरे हुए तल पर कलैया पॉलिश है, और दबा हुआ तल क्या है? परावर्तक। अवतल दर्पण हो गया। अगर हम बात करें इसके ध्रुव की, तो आप लोग कैसे बताओगे? क्या बेटा? ठीक है, तो परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु यहाँ कहीं आएगा, यही तो। और अगर हम बात करें इसके वक्रता केंद्र की, तो ये जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है उसका केंद्र क्या होगा बेटा? यहाँ कहीं आएगा। तो ये क्या होगा उसका वक्रता सी। और आप सब जानते हो बेटा, P और C को मिलाने वाली रेखा क्या होगी? मुख्य अक्ष होगी। चलो इसको लिख देते हैं, है ना? ये क्या है बेटा? तो बता देंगे कि ये मुख्य अक्ष है। क्या है? अब आप सपोज करिए कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, ये
ये कोई ऑब्जेक्ट है, बात समझ में आ रही है। तो ये कैसे रखा है, आप सब देख पा रहे हो, मुख्य अक्ष के अनुगति तो रखा है, उसी पर ऐसे रखा हुआ है। तो इसका प्रतिबिंब भी कैसे बनता है, मुख्य अक्ष के अनुगति बनता है। देखो कैसे बनेगा, अगर हम बोले कि ये क्या है, ए बी, ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, ए और बी, और ये बी। तो इसका जो इमेज बनेगा, इसमें केवल एक चीज आपको ध्यान में रखना है, और वो ये कि जो दूर वाला सिरा होगा बेटा, वो दर्पण के समीप बनेगा। बात समझ में आ रही है। और समीप वाला क्या होगा, दूर बनेगा। यानी बिंदु ए का प्रतिबिंब ये होगा बेटा ए डैश, दर्पण के पास। बात समझ में आ रही है। और बिंदु बी का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण से दूर, तो बी डैश इधर होगा। बस यही उल्टा हो जाएगा। क्लियर, इस तरीके से बनेगा बेटा। ये क्या है, वस्तु था, और ये क्या है बेटा, उसका प्रतिबिंब। क्लियर। अब आप सब जानते हो कि हम लोग दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की वस्तु तक की दूरी को किससे लिखते हैं, यू से। किससे लिखते हैं बेटा, वो आप बना दीजिए। ये दर्पण का ध्रुव ये है, यहां से बी तक की दूरी लिख लेते हैं पहले। बी तक की दूरी ये हो जाएगी, और दर्पण के ध्रुव से ही ए तक की दूरी बना लेंगे। ये इसको भी कुछ सपोज कर लेंगे। आप सपोज करना, ध्यान देना बेटा, दर्पण के ध्रुव से ए तक की दूरी को आप U1 मान लेना। क्या मान लेना, और दर्पण के ध्रुव से बी तक की दूरी को आप U2 मान लेना। बात समझ में आ रही है। दोनों ही तो ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट की लंबाई आपसे पूछे कोई, तो बिल्कुल सही, U1 माइनस U2। हम पूरी दूरी में से इतना दूरी घटा देंगे तो इतना दूरी मिल जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे हियर ऑब्जेक्ट की लंबाई ओ। बात समझ में आ रही है। कितना होगा, U1 माइनस U2। क्या होगा, U1 माइनस, किसी बच्चे को दिक्कत, ऐसे ही क्या करेंगे, हम इसका बना देंगे, दर्पण के ध्रुव से ए डैश तक की दूरी, और दर्पण के ध्रुव से बी डैश तक की दूरी। बहुत ही आसान है बेटा, बस आपको केवल समझना है, क्योंकि इसका डेरिवेशन आपके एग्जाम में तो आएगा नहीं, ठीक है ना। इसका फार्मूला इंपॉर्टेंट है, उस पर न्यूमेरिकल आता है। ये अच्छा, अब इमेज तक की दूरी को किससे लिखते हो, B1 से। ध्यान ये देना, ए तक की दूरी को U1 माने थे, तो ए डैश तक की दूरी को B1। क्या मान लेंगे बेटा, B1। बात समझ में आ रही। और B तक की दूरी को U2 माने थे, तो B डैश तक की दूरी को B। बताओ कोई दिक्कत। अब अगर हम आपसे पूछे प्रतिबिंब की लंबाई, आइए कितना होगा बेटा, बिल्कुल सही, बड़ी दूरी में से छोटी दूरी को घटाएंगे, B2 माइनस B1। या फिर इसी को आप देख सकते हो, माइनस कॉमन कर लेना, तो B1 माइनस B2। कोई दिक्कत। अच्छा, आवर्धन का फार्मूला क्या होता है बेटा, लिखेंगे, इसलिए m इज इक्वल टू आई अपान ओ, अब बराबर किसके होगा, माइनस B1 माइनस B2 अपॉन U1 माइनस, यही तो होगा। ओके बेटा, तो ये होता है अक्षीय आवर्धन। इसको क्या बोलते हैं,
तो यहाँ पर आप संकेत के लिए लिख दे लेना एम ए का मतलब एक्सियल, ए का मतलब तो ये अक्षीय आवर्धन या फिर इसको लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, यानी कि अनुदैर्ध्य आवर्धन। क्या बोलते हैं बेटा? अनुदैर्ध्य आवर्धन। लंबाई की अनुदिश है ना, तो इससे इसको क्या बोलेंगे? अनुदैर्ध्य। अभी लिख दे रहा हूँ। इसको ऐसे हम लोग बनाएंगे। ये हो गया अक्षीय आवर्धन, या फिर यही लिख लेना ऐसे अनुदैर्ध्य। बताओ ये बात समझ में आई? कोई डाउट तो नहीं बेटा यहाँ पे? बताना नहीं है ना? एक चीज याद रखना, ये तो वस्तु की लंबाई ठीक ठाक थी। ये भी अगर मान लो वस्तु की लंबाई बहुत कम है, यानी कि वो बहुत छोटा है, बात समझ में आ रही है, तब क्या करेंगे? तो ध्यान देना, यहाँ पे मैथमेटिक्स थोड़ा लगेगा आपका। लिखेंगे लैंग्वेज में, यदि if the object is very small, यदि आपका जो ऑब्जेक्ट है बहुत छोटा है, बात समझ में आ रही है, तो बहुत छोटा होगा तो u1 माइनस u2, ध्यान देना बेटा, u1 माइनस u2 अप्रॉक्सीमेट 0 होगा, नहीं होगा? बहुत छोटा है तो लगभग 0 के बराबर होगा कि नहीं होगा? इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? u1 माइनस u2 को डेल्टा u लिख सकते हो। तो डेल्टा u टेंस टू किसके होगा बेटा? 0 के। तो डेल्टा u 0 की ओर अग्रसर होगा। बात समझ में आ रही है? किसकी ओर अग्रसर है? 0 की। तो अगर ऐसा है तो इसको हम लोग du लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? बात समझ में आ रही है? ऐसे b क्या होगा? उसका प्रतिबिंब भी छोटा बनेगा, बहुत छोटा। तो b1 माइनस b2 जिसको आप क्या लिखते हो? डेल्टा बी। ये कब लिखते हो? जब इसका अंतर क्या हो? फाइनाइट हो। फाइनाइट का मतलब आप बता सको कि इनका अंतर कितना होगा। जैसे u1 का मान, b1 का मान कितना हो बेटा? मान लो 4 है, कितना है? और b2 का मान मान लो 4.8 है। अरे इसको मान लो 3.8 ऐसे मान लो। हालांकि b2 क्या है बेटा? बड़ा है, ऐसे ही मानना 4.8। तो इनका अंतर करोगे कितना आएगा? डेल्टा भी था ना, कितना आएगा? माइनस 0.8। बता लेंगे? नहीं बता पाए? बता लेंगे ना, तब हम इसको डेल्टा वी से लिखते हैं। क्लियर? अच्छा, मान लो इनका चेंज जो हो कुछ इस तरीके से हो कि v1 की वैल्यू मान लो 4 है बेटा, ठीक, और b2 की वैल्यू जो है वो 4.0000001। बात समझ में आई? अब इन दोनों का अंतर निकालना, 0.00, कुछ बता पाओगे कितना आएगा? नहीं, अपरिमित है, हम बता नहीं सकते। कुल मिला के इतना कह सकते हैं कि इन दोनों का जो अंतर है बेटा बहुत ही सूक्ष्म है, अनंत सूक्ष्म है। क्या है? हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते कितना छोटा है, बस इतना जानते हैं कि बहुत कम है। तो जब बहुत कम होगा तब हम लोग इसको, ये डेल्टा बी बराबर था ना b1 माइनस b2, तो आप कह सकते हो कि डेल्टा बी किसकी ओर अग्रसर है? 0 की ओर। तो अग्रसर होगा तो हम उसको dv से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? बात समझ आ रही है? ये सारी चीज़ हम आपको अवकलन में पढ़ा चुके हैं। अगर वो अवकलन पढ़ोगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा कि du dv क्यों लिखते हैं, d है ना, डेल्टा कब लिखते हैं, d कब लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर ऐसा हुआ कि ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? बहुत छोटा है, तो आप लोग यम ए बराबर क्या लिख सकते हो? यानी कि एक्सियल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस b1 माइनस b2 को, यानी डेल्टा बी को क्या लिखेंगे? dv। क्या लिखेंगे बेटा? अपॉन डेल्टा यू को du, इसके बराबर होगा माइनस dv अपॉन। बताओ किसी बच्चे को दिक्कत? अब यहाँ दिक्कत जरूर होगी। ये बराबर होता है b माइनस यू के होल स्क्वायर की। यहाँ दिक्कत हो जाएगी बेटा, हो गई ना? ये कैसे आ गया?
हालांकि आपको जानना तो नहीं चाहिए कैसे आ गया, क्योंकि सिलेबस में नहीं है। आपको केवल बस इतना याद रखना है कि ये फार्मूला महत्वपूर्ण है। बता दे रहा हूँ, परेशान मत रहो, कैसे आया बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको केवल इतना ही समझना है कि अक्षीय आवर्धन में करना क्या है बेटा, माइनस डी बी अपान डी यू होगा। उसका अक्षीय आवर्धन क्या होगा, माइनस डी बी अपान डी यू। क्लियर? और वो किसके बराबर होगा, बी अपान यू का होल स्क्वायर, बी अपान यू का। यही फार्मूला लगा देना है बस। कैसे हुआ इधर मैं समझा दे रहा हूँ, मैथमेटिक्स वालों को आराम से समझ में आएगा। और जो बायोलॉजी वाले मेरा बेसिक मैथमेटिक्स का सीरीज पढ़े होंगे और उसमें केवल दो चीज़ अवकलन और समाकलन, उनको भी समझ में आएगा। और नहीं पढ़े हैं तो मैं उनका कुछ नहीं कर सकता हूँ, बस उनसे क्षमा मांग सकता हूँ, है ना? ऐसा ही है। देखो पढ़ी नहीं है, पढ़े हो तो अभी समझ में आएगा, पढ़ी नहीं झूठ बोल रही है। ध्यान देना बेटा, इसका प्रूफ देखो कैसे आ गया ये इसके बराबर। हम सभी जानते हैं, वी नो दैट, क्या हम सभी वो जानते हैं जो आप लोग नहीं जानते, यही तो 1 अपान बी प्लस 1 अपान यू इज इक्वल टू 1 अपान, यही तो गोलीय दर्पण में यू वी एफ में संबंध। क्लियर है? इसी से हम इसको प्राप्त करेंगे बेटा। ध्यान ये रखना है, सभी बच्चों के लिए केवल इतना महत्वपूर्ण था, इसको ऑप्शनल है। डेरिवेशन है ना, कंप्यूटर में डेरिवेशन कहाँ आता है वो जान लीजिए आप। इसको बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं, बी टू द पावर माइनस 1 प्लस यू टू द पावर माइनस 1 बराबर 1 अपान ए। देख सकते हैं? अरे भैया इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 1, प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस, बस इतनी सी बात है। अच्छा हमको चाहिए क्या, डी बी बाई डी यू, यानी यू के सापेक्ष अवकलन। बात समझ में आ रही है? तो आप क्या करिए, इस इक्वेशन का यू के सापेक्ष अवकलन करा दीजिए, करवा दें। इसको बना लीजिएगा फर्स्ट और लिख लीजिएगा लैंग्वेज, डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू यू। किसके किसके सापेक्ष बेटा, यू के सापेक्ष, यू के सापेक्ष इक्वेशन फर्स्ट का अवकलन करें। ठीक है, चलो भैया y का x के सापेक्ष अवकलन बेटा बोलो, देखो नहीं पढ़ी है, y का x के सापेक्ष अवकलन बताओ, dy बाई dx, ऐसे बोलो। तो अगर मैं कह रहा हूँ b इनवर्स का u के सापेक्ष अवकलन, तो d बाई dx और b यही तो होगा। बात समझ में, डी वी इनवर्स बाई डी एक्स, वही तो हुआ। अच्छा और प्लस है, प्लस करेंगे, और इसका भी अच्छा यू के सापेक्ष है तो यू लिखेंगे बेटा, हम भुला जाते हैं कभी कभी, है ना। चलो प्लस यू का, यू इनवर्स का, तो डी बाई डी यू इंटू यू इनवर्स। अच्छा बराबर इसका भी यू के सापेक्ष, तो डी बाई डी यू 1 बाई एफ, ऐसे अवकलन करा देंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ, अब जितना आप सोच रहे थे बायोलॉजी वाले उससे भी ज़्यादा लगने वाला है, चेन रूल लगेगा, श्रृंखला नियम। ये क्या होता है पढ़ाया हूँ उसमें, बड़ी नहीं है कोई बात नहीं, तब भी समझ में आएगा। देखो चेन रूल कहता क्या है बेटा, समझना बेटा, हम यहाँ एक फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा, वो ये, चूंकि डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, ये बेटा, यानी x टू द पावर n का x के सापेक्ष अवकलन जो होगा बेटा, उसकी घात को हम आगे लिखेंगे, घबराओ नहीं, जो उसकी घात n है ना उसको आगे लिखेंगे, और फिर जो x टू द पावर n लिखा था उसके एक घात को, उसे घात में से घटा के वही लिख देना है, यानी x टू द पावर n माइनस 1, बस। क्लियर है? तो यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर b की घात -1 है, क्लियर। तो इसका हम लोग अवकलन करेंगे, लेकिन ध्यान ये रखना है, यहाँ x का फलन था तब x के सापेक्ष अवकलन करते थे, यहाँ b का फंक्शन है और u के सापेक्ष अवकलन करना है। ऐसा तो कोई फार्मूला हमारे पास है नहीं कि यहाँ y लिखा हो और x के सापेक्ष अवकलन कर दें, नहीं ना। अगर वो y भी लिखा होगा तो x का फलन होगा, यानी उसका जो मान होगा x से टर्म में होगा, तब हम लोग करते हैं। इसका कैसे करेंगे, तो सही कह रहे हो, हम लोग b को u मान लेंगे। बात समझ में आ रही है? थोड़ी देर के लिए आंख बंद कर लो और मान लो ये क्या है, u है,
क्या है बेटा, तब तो कर ले जाओगे ना, तो कर दो। फार्मूला क्या कहता है, जो घात है उसको आगे लिखो। घात कितना है बेटा, -1, लिख लिया आगे। अब फिर कहता है गुणे, जो फलन है उसके घात में से घटा दो, क्या कर दो, और वही लिख दो। देखो n में से घटा के लिख दिया गया ना x⁻n-1, तो इसमें से भी एक घटा दो, तो इंटू b⁻−1 पहले से था, इसमें से एक घटाओ, लिख दिए। बात समझ में। लेकिन अब श्रृंखला नियम लगेगा। अब कहेगा रुको, ये यू नहीं था, बी था ना, जबरदस्ती आप यू मान के कर दिए थे, तो इसका फिर से अवकलन करते जाओ। बस यही चेन रूल है बेटा, जिसको आप मान लेते हो जबरदस्ती उसका दोबारा अवकलन कर दो बस। दोबारा किसके सापेक्ष, यू के सापेक्ष। तो y का x के सापेक्ष dy/dx, z का थीटा के सापेक्ष dz/dθ, तो b का u के सापेक्ष dv/d। बस इतनी सी बात थी बेटा, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, होगी भी तो बता नहीं पाओगे ना, क्योंकि गलती आप लोगों की। यहाँ तो इसी टाइप का लिखा है, x⁻n और x के सापेक्ष अवकलन, तो u⁻−1 u के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ ऐसा कुछ रूल नहीं लगेगा, डायरेक्ट कर दो जैसा आपका फार्मूला कहता है। करना क्या है आपको, घात जो है उसको पहले लिख लो -1, और इंटू उससे घात में से घटा के लिख दो, तो u⁻−1 पहले से था और एक घटा दिए। बात समझ में आ रही बेटा, ओके। अब एक चीज़ और ध्यान देना है, क्या, दूसरा फार्मूला d/dx इंटू सी, कांस्टेंट का अवकलन 0। अवकलन का मतलब परिवर्तन होता है ना, तो कांस्टेंट में तो कुछ परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, चाहे x के सापेक्ष हो चाहे जिसके सापेक्ष, जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ देखो 1/f, फोकस दूरी का उल्टा, किसी भी दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा। जैसे अभी उस दिन दिखाए थे 15 सेंटीमीटर, तो ना तो 14 होने वाला है ना तो 16 होने वाला है, तो नहीं बदलेगा ना, चाहे यू के सापेक्ष करो चाहे हाथी के सापेक्ष करो, नहीं बदलेगा। तो अगर कोई कह रहा है नहीं बताओ इसका परिवर्तन यू के सापेक्ष कितना होगा, तो आप कहोगे कुछ नहीं, 0 परिवर्तन, ठीक है ना। तो वही यहाँ बता रहा है, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है बेटा, 0। कोई डाउट, मैथ वाले मजा ले रहे होंगे तुम लोगों का, इतना धीरे धीरे अवकलन कर रहे हो, ठीक है। यहाँ क्या बचा बेटा, -1, b⁻−1 समान चिन्ह जोड़ते हैं, 1 1 2 हो जाएगा, चिन्ह बड़ी संख्या का -2, तो b⁻−2 बचा ना, और उसको हर में लाएंगे तो b² + 2 बचेगा, ठीक है, और इंटू dv/du प्लस माइनस 1, ऐसे u⁻−2 बचेगा, हर में लाओगे बराबर 0, -1/b² इंटू dv/du, माइनस का उधर जाएगा 1/u²। हमको क्या चाहिए बेटा, -dv/du, यही तो चाहिए। तो आप -1 और dv/du रखो, b² यहाँ भाग में उधर जाएगा, भेज दो, तो -1 का गुणा इसमें हो जाएगा, -dv/du बराबर b²/u², और इसी को आप b/u का होल स्क्वायर लिख सकते हो, बताओ, ठीक है। तो क्या आ तो गया, यही तो प्रूफ कर दो, बताओ अब, यही तो बताए थे, अब ठीक है। हाँ सर बताओ। जैसे हम एक तरीके से, और जैसे आपने ऑब्जेक्ट की लंबाई स्विच की, हाँ हम लोग वो d/u का इसका जो भी स्विच होगा, तो उसका इसका करेंगे तो और छोटा मिलेगा। उसे क्या मतलब है तुमको, मतलब कि 0 की तरफ आंसर होगा। अरे वो dv/d उसी के बराबर ही आएगा, आवर्धन। तुमको छोटे बड़े से क्या मतलब है, तुमको अनुपात से मतलब है। एक चीज़ मुझे बताओ, जैसे यहाँ पे लिखा है 4/8, क्या लिखा है बेटा, अब मान लो आप वर्ग के छोटा हो गया, सपोज कर लो कितना हो गया, तो अगर ये छोटा होगा तो ये भी तो छोटा होगा, तो ये अगर 2 हुआ तो ये कितना होगा, 4। अब इसको काट के देखो, 4 1 कम 4 दूनी 1/2 अनुपात आया, और इसको करो 2 1 कम 2 दूनी 1/2 यहाँ भी आया। मतलब क्या, हमको तो अनुपात से मतलब है, बात समझ में आ रही है।
ये बड़ा होगा तो ये भी बड़ा होगा, ये छोटा होगा तो ये भी छोटा होगा। बात समझ में आ रही है? तो अनुपात क्या है, उससे मतलब उसको आवर्धन बोलेंगे। तो अनुपात तो बराबर आएगा हर कंडीशन में। इसको 2 गुना बढ़ाओगे तो ये भी 2 गुना बढ़ जाएगा। समझ गए ना? कोई डाउट और कोई बात? तो ये बेटा आपका अक्षीय आवर्धन या अनुदैर्ध्य आवर्धन खत्म। आपको सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है बस, यहाँ तक, उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर? वो ऑप्शनल है, इतना नोट करो फिर आगे पढ़ाएं। आज से हम लोग अपवर्तन पढ़ने वाले हैं। क्लियर? चलो स्टार्ट कर देते हैं अपवर्तन। तो आप लोग हेडिंग बनाओगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये इसमें लिखोगे प्रकाश का अपवर्तन। ये आप हेडिंग बना बेटा, प्रकाश का अपवर्तन। क्लियर? बना लिए? ध्यान देना, हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे। क्या होता था? प्रकाश द्वारा किसी चिकने या पॉलिशदार वस्तु से टकराकर वापस लौटने, उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को क्या बोल देते थे? प्रकाश का परावर्तन। अब अपवर्तन क्या होता है? तो जब कोई प्रकाश की किरण या फिर प्रकाश, बात समझ में आ रही है, किसी एक समांग पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांग पारदर्शी माध्यम में जाएगी तो अपने पथ से विचलित हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? हट जाएगी। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। ध्यान ये रखना है, जब वो तिरछा प्रवेश करेगी तो अपने मार्ग से हटेगी। ठीक है ना? चलो समझाता हूँ। अभी के लिए एक चीज समझिए, अगर कोई प्रकाश है, आप देखते थे प्रकाश की किरण है, क्या है बेटा? प्रकाश किरण। मान लीजिए ये, अब ये किसी मीडियम में है, समझना बेटा, ये क्या है? किसी मीडियम, माध्यम में। माध्यम का मतलब से हवा में है या फिर केवल पानी में है या फिर कांच में, बात है समांग माध्यम में। क्लियर? अच्छा, तो मान लीजिए हवा में है तो ऐसे सीधी रेखा में चलेगी, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। या मान लो केवल पानी में है तभी सीधी रेखा में चलेगी, या केवल कांच में है तभी सीधी रेखा में चलेगी। यानी कि किसी एक माध्यम में है तो सीधी रेखा में चलेगी। हम उसको ऐसे किरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जो ये लाइन है बेटा, सीधी लाइन है, ये उसके पथ को बताता है कि इस पथ से होकर जा रही। एरो क्या बताता है? उस दिशा में जाए। इस पूरे को हम लोग किरण बोलते हैं। लेकिन अभी यही प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, मान लो यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाए बेटा? कांच। अभी तक वायु था, कांच, तो अब ये यहाँ तक तो जाएगी ऐसे, लेकिन अब फिर इसके बाद सीधे रास्ते पर नहीं जाएगी, हट जाएगी इधर उधर। क्लियर? इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो इसको लिख लो, स्टेटमेंट लिखो। बोले बेटा, लिखो, जब प्रकाश किसी एक समांग होमोजेनियस है ना, समांग पारदर्शी माध्यम से जब प्रकाश किसी एक समांग पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे समांग पारदर्शी माध्यम में जाती है, लिख लिए,
तो जाती है तो उसका चाल व दिशा, तो उसकी चाल व दिशा बदल जाती है, तो उसकी चाल व दिशा बदल जाती है। लिख लिए। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लिख ले बेटा, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन। चलो समझते हैं इसको फिगर से। ध्यान देना बेटा, आप सपोज करिएगा कि आपके पास ये बेटा दो माध्यमों का सीमा पृष्ठ है, यानी इसके ऊपर दूसरा माध्यम है और इसके नीचे दूसरा माध्यम है। ऐसे आप सपोज कर लो, कुछ भी मान लो, वायु है, पानी है, कांच है, पानी है। बात समझ में आ रही है? अलग अलग दो माध्यम मानना, एक के मत मानना। क्लियर? एक के मान लोगे तब क्या सीमा पृष्ठ रहेगा। ठीक, तो अलग अलग दो माध्यम है। अब अगर ऐसा है, जैसे मान लो ये वायु है बेटा, क्या है? ईयर, और ये क्या है? ग्लास है। तो इसको हम लोग लिखते हैं बेटा रेरर मीडियम, जिसको हम लोग बोलते हैं विरल माध्यम। क्या बोलते हैं? समझा रहा हूं क्या होता है। और इसको हम लोग बोल देते हैं बेटा डेंसर मीडियम। मीन्स सघन माध्यम। क्या बोलते हैं? अब एक चीज समझने वाली बात है, हम किसको विरल बोलेंगे और किसको सघन बोलेंगे। जैसे अभी हम क्या बोल रहे हैं, ये ग्लास है बेटा, क्या है? कांच है। ऐसे सिंबल बना दे रहे हैं, ये सिंबल बना है तो आप समझ आना कांच है। क्लियर? और ये क्या है? वायु, ईयर है। यहां पे लिख दे रहे हैं ये ग्लास है, ईयर है। अभी ये कांच है, बात समझ में आ रही? और ये हवा है। इसको आप विरल बोल रहे हो, इसको आप सघन बोल रहे हो, यही तो। ठीक है। अच्छा, अगर हम कहें कि यहाँ पे वायु है और यहाँ पे पानी है, ठीक है, तो आप कहोगे कि सर ये भी विरल है, क्या है, और ये सघन है। समझा रहा हूँ, अभी लॉजिक भी समझा रहा हूँ। अगर मैं कहूँ, अभी देखो जल क्या था? सघन था। अभी मैं कहूँ कि यहाँ पे जल है और यहाँ पर कांच है, तो आप कहोगे सर ये विरल है और ये सघन है। बात समझ में आ रही है? अभी तक देखो यही जल क्या था? सघन था, और अब क्या हो गया? विरल हो गया। बात समझ में आ रही है? क्या लॉजिक है? लॉजिक देखो बहुत सिंपल सी है। ये बताओ बेटा 50 रुपया ज़्यादा है कि कम? क्या बेटा? किसकी तुलना में, किसके सापेक्ष? आपको एक अमाउंट और चाहिए कम और ज़्यादा बताने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो तुलनात्मक गुण है बेटा। अगर हम कहते हैं 100 रुपये की तुलना में बताओ ज़्यादा है कि कम, तो बताओगे वही 50 रुपया कम है। लेकिन अगर मैं कहूँगा 25 रुपये की तुलना में, वही 50 रुपया ज़्यादा है। तो मीडियम भी ऐसे ही है बेटा। माध्यम क्या होगा? आप किस दूसरे माध्यम से उसकी तुलना कर रहे हो, उसके सापेक्ष बताना होगा आपको, सघन है कि विरल है, सघन है कि। बहुत आसान तरीके से हम लोग बताते हैं, चाल, प्रकाश की चाल। बात समझ में आ रही है? दो माध्यमों के बीच हम लोग प्रकाश की चाल की तुलना कर लेते हैं। क्या करते हैं बेटा? तुलना कर लेते हैं। कई सारी चीज़ें अपवर्तनांक से भी बताते हैं। अभी हम आगे इस पर डिटेल स्टडी करेंगे। अभी के लिए केवल जानिए हम विरल किसको बोलेंगे, सघन किसको बोलेंगे। तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्या होगी बेटा?
ज़्यादा है तो विरल। और अगर प्रकाश की चाल कम है तो बात समझ में आ रही है? प्रकाश की चाल ज़्यादा है तो क्या होगा? विरल। और प्रकाश की चाल कम है तो आप सब जानते हो हवा में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी और कांच में प्रकाश की चाल कम होगी। तो अगर हवा में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी तो इसको हम लोग विरल माध्यम, रेयर मीडियम बोलेंगे। बात समझ में आ रही? और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी बेटा? कम होगी। कांच है ना, कांच में कम होगी तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सघन। कोई डाउट? तो इस तरीके से माध्यम को हम लोग विरल और सघन बोलते हैं। अभी के लिए इतने से बात बन जाएगी, कोई डाउट तो नहीं है? इतने से काम चल जाएगा ना? आगे हम लोग इसके बारे में बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है? तो दो मीडियम है बेटा आपके पास। पहला मीडियम कैसा है? रेयर मीडियम, और दूसरा डेंसर मीडियम। और ये दोनों मीडियम का क्या है? सीमा पृष्ठ, ठीक है? अब सपोज करना बेटा कोई प्रकाश किरण है जो इस पर, इस बिंदु पर ऐसे सीमा पृष्ठ पर ऐसे आपतित हो रही है। बात समझ में आ रही है? ऐसे आपने थोड़ी इसको और बढ़ा दो थोड़ा सा। समझा रहा हूं। इसको डॉटेड कर देना, इसका पथ है केवल समझाने के लिए। ये प्रकाश की किरण है। पहला माध्यम क्या है बेटा? विरल माध्यम वायु। इससे क्या हो रहा है? दूसरे समांग माध्यम सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। क्लियर? सीमा पृष्ठ के इस बिंदु पर गिर रही है। इसको हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? जिस पर प्रकाश की किरण गिर रही है उसको हम क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु, ठीक है? ओके। तो यहाँ पर इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधा इस दिशा में, लेकिन अभी इस दिशा में नहीं जाएगी, अपने मार्ग से क्या होगी? हट जाएगी। किधर की ओर हटेगी वो मैं बता रहा हूँ। पहले आप आपतन बिंदु पर एक लंब डाल दो बेटा। क्या करेंगे? आपतन बिंदु पर लंब डाल। कोई बात नहीं, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। ये सघन माध्यम, अब ठीक है? तो ये आप देख पा रहे हो आपतन बिंदु पर खींचा गया क्या है बेटा? लंब है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभिलंब। बढ़िया से समझना। ये प्रकाश की किरण है, पहले एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही थी, इसको जाना चाहिए था ऐसे, अब ऐसे नहीं जाएगी। अब ये क्या होगा? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। किसकी ओर बेटा? अभिलंब की ओर झुक जाएगी, इधर की ओर ऐसे। अब आप पूछ सकते हो सर क्यों? ये तो रटने वाली बात हो गई। बात समझ में आ रही है? मैंने कहा ये प्रकाश की किरण है और इस सीमा पृष्ठ पर आपतित हो रही, तो आपतित किरण हो गई। और इस सीमा पृष्ठ के बाद दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी। प्रवेश करने के बाद में इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन अभी अपने मार्ग पर नहीं जाएगी। अब ये क्या होगी? अपने मार्ग से हट जाएगी। तो दूर भी तो हट सकती थी, लेकिन याद रखना जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। और ये बात मैं आपको रटाऊंगा नहीं, परेशान मत रहो, प्रूफ करवाऊंगा कि अभिलंब की ओर झुकेगी। क्लियर? आज के लिए अभी समझ लो केवल
कि दूर हट रही है और क्या हो रही है, अविलंब की ओर झुक जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है। क्लियर? ओके, बना देना। ठीक है, नाम भी लिख दो सबका। ये कौन सी प्रकाश की किरण है? आपतित किरण। इसको क्या लिखेंगे बेटा? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण। अच्छा, ये किरण नहीं बेटा, अपवर्तित किरण है ना। परावर्तन पढ़ो इसलिए परावर्तित आ रहा है, अब उसको छोड़ दो। ये कौन सी किरण होगी बेटा? अपवर्तित किरण। इसको हम लोग लिखेंगे रिफ्रैक्टेड रे। मीन्स अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। बात समझ में आ रही है? इसकी डायरेक्शन ये है, इधर से इधर चल रहा है। और इस बिंदु को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? इस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यानी कि आपतन बिंदु। आपतन, किसी चीज में दिक्कत होगी तो बताना। क्लियर? अब ध्यान देना बेटा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनाया गया कोण आपतन कोण कौन सा होगा बेटा? इसको लिखेंगे आई से। किससे लिखेंगे? आई से। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण, इसको किससे लिखेंगे बेटा? ये नाम बता देना इन सबका। तो इसको बोलेंगे आपतन कोण। कहाँ पे लिख दें? यही लिख दें, समझ जाओगे ना। लिख दे रहे हैं, इंसिडेंस एंगल। आपतन कोण। बात समझ में आ रही? इसको क्या लिखेंगे बेटा? रिफ्रैक्शन। मीन्स अपवर्तन कोण। ठीक है ना? कौन सा कोण? तो ये। और कुछ जो इसमें आप जानना चाहते हो? सारी चीज तो हो गया। सीमा पृष्ठ पर गिरने वाली प्रकाश की किरण आपतित किरण, जिस बिंदु पर गिर रही है आपतन बिंदु, और जो अपवर्तित होकर जा रही है अपवर्तित किरण। बात समझ में आ रही है? आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनाया गया कोण आपतन कोण आई, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनाया गया कोण अपवर्तन कोण आर। यहाँ तक बात क्लियर है? तो ये तो था बेटा विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी। ऐसे सेम बना लो बहुत कम टाइम में। दूसरा एक, ये अगर हम आपसे बोल दें बेटा, ध्यान देना, कि ये क्या है? यहाँ पे उल्टा हो गया। लिखना ही पड़ेगा, लिखवाएगा भाई, है ना। इसको हजम नहीं हो रहा है अगर मैं वैसे लिख दूंगा तो। सपोज करना बेटा, ये रेरर मीडियम हो गया। बात समझ में आ रही है? कौन सा मीडियम?
यानी कि विरल माध्यम। जैसे ईयर, बात समझ में आ रही है। और ये आपका डेंसर मीडियम हो गया। यानी कि सघन माध्यम। जैसे कि ग्लास, अगर ये ग्लास है तो यहाँ सिंबल ऐसे बना दो बेटा, ठीक है ना। ये कौन सा मीडियम हो गया, डेंसर, और ये रेयर। तो जब प्रकाश की किरण, ध्यान देना बेटा, ठीक है, जब प्रकाश की किरण कहाँ से, विरल माध्यम से, नहीं सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, तो प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित तो होगी, लेकिन इस बार अभिलंब से दूर की ओर जाएगी। किधर की ओर बेटा, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही हैं, अभिलंब से दूर की ओर, ऐसे हट जाएगी, इधर की ओर जाना चाहिए था इधर, और चली जाएगी उधर। ये सारी चीजें बताऊंगा क्यों होता है। बताओगे ये डायरेक्शन इसका उधर की ओर है, ठीक है बेटा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। बात समझ में आ रही है बेटा। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनाया गया कोण, ये यहाँ से यहाँ तक, उसको आर से लिखेंगे, यानी कि रिफ्रैक्शन एंगल, यानी कि अपवर्तन कोण। और इसको बेटा अपवर्तित किरण, बताओ इसमें कुछ और तो नहीं चेंज करना है, देख लो आप लोग बेटा, सब कुछ सही है ना, क्लियर है, कोई डाउट हो तो भी पूछ लो। तो ऐसे फिगर फर्स्ट बना लेना और इसको फिगर ऐसे सेकंड। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर की ओर। इसको हम लोग कल देखेंगे कैसे।